बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 262 किस्सा सुन चुके हैं और अब 263 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या बात है हुसैन, कोठी की तरफ से आवाज़ आई। अभी मैंने किसी किस्म की आवाज़ सुनी थी, वो शायद कोई और मुहाफिज था जो इसी तरफ आ रहा था। उसे अपने करीब बुलाओ। मैंने उसके कान में सफाकाना सरगोशी की, लेकिन इस तरह कि उसे बिल्कुल भी शुबा ना होने पाए, वरना तुम्हारी जिंदगी की खैर नहीं होगी। मेरे सीने में दर्द हो रहा है, हुसैन ने करा कर इंतहाई तकलीफ दे आवाज में कहा। उसकी आवाज में दर्द का हकीकी तासर मौजूद था और ये उसने झूठ नहीं कहा था। उसने अपने सीने पर मेरे पैरों की भरपूर दर्द बर्दाश्त की थी। उसकी तड़प में भरपूर करम था, जैसे किसी बछड़ी को पानी से निकालकर खुशकी पर डाल दिया गया हो। हुसैन की इतनी बुरी तरह से तड़पने की वजह से ही आने वाला मुहाफिज बुखला गया था और उसने बुखलाहट में या तो मुझे देखा नहीं था या देखने के बावजूद नजर अंदाज कर दिया था। उसने अपने हाथ में मौजूद खुदकार गन अपने कंधे से लटका ली थी और बड़ी तेजी से हुसैन की तरफ लपक रहा था। मैंने उस पर जख्म लगाने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। मुहाफिज के हुसैन तक पहुंचने से कबल ही मैंने चीते की तरह उस पर छलांग लगा दी। वो समझ ही नहीं सका कि उस पर क्या आफत नाजिल हुई है। मैं उसे लिए हुए घास पर गिरा। उसकी गर्दन मैंने अपने बाजुओं में जकड़ ली थी और उस पर पूरी कुव्वत सर्फ कर रहा था। वो जानदार आदमी था, अगर वो होशियार होता तो उससे लिपट पड़ना मुझे बहुत महंगा पड़ता, मगर मैंने उसे बेखबरी में छाप लिया था, इसलिए वो मेरे खिलाफ अपनी जिस्मानी कुव्वत का जरा सा इस्तेमाल भी नहीं कर सका था। दूसरी तरफ मुझे हुसैन से भी खतरा था, इसलिए मैं उसे ज्यादा ढील नहीं दे सकता था। यही वजह थी कि मैं उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू की आईनी गिरफ्त सख्त तर करता चला जा रहा था। वो दोहरी मुसीबत में गिरफ्तार था। उसका एक हाथ पहलू में दबने की वजह से अमलन बेकार हो गया था और उस पहलू से लटकी हुई गन उसके पहलू में चुभ रही थी। मुझे अंदाजा था कि वो किस मुसीबत में गिरफ्तार है, इसलिए मैं अपनी गिरफ्त नरम करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखें हल्कों से उबलने लगी थी, सांस भी रुकने लगा था। मैंने 2-3 इंतहाई शदीद किस्म के झटके दिए और उसकी गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज सुनकर उससे पीछे हट गया, क्योंकि वो मर चुका था। मैंने उसे सीधा किया और गन पर कब्जा कर लिया। हुसैन नामी मुहाफिज अभी तक तकलीफ में था। अब अकबी लान में मजीद कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। एक लम्हे के लिए तो मेरे जी में आई कि कोठी में घुस जाऊं, मगर ये सोचकर मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया कि हाथ आई नेमत से फायदा ना उठाना बेवकूफ़ी है। अंदर दाखिल होने के लिए मैं हुसैन को इस्तेमाल कर सकता था। हुसैन तकलीफ में जरूर मुब्तला था, मगर देख सकता था कि मैंने क्या कारनामा अंजाम दिया है। इम्कान यही था कि अब वो मुझसे ज्यादा 3-5 नहीं करेगा। वो ना सिर्फ मुझसे शिकस्त खा चुका था, बल्कि अपने 2 साथियों का इंजाम भी उसके सामने था। चुनांचे मैं दोबारा उसके नजदीक पहुंचा तो वो खौफजदा हो गया, इस कदर खौफजदा कि अपनी तकलीफ तक भूल गया। तकलीफ की शिद्दत के बायस वो बुरी तरह तड़प रहा था, मगर मुझे अपनी तरफ आते देखकर वो साकत हो गया। मुझे कोठी के अंदर दाखिल होना है, मैंने गन की नाल उसकी कनपट्टी पर रखते हुए सफा काना अंदाज में कहा, और इस बात के जिम्मेदार तुम होगे कि मुझे बाहिफाजत अंदर पहुंचाओ, बल्कि वापस भी लाओ। यूं महसूस हुआ जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। अदनान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, हुसैन ने कहा। उसकी आवाज खौफ की शिद्दत से लर्ज रही थी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसकी कनपट्टी पर गन की नाल का दबाव बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें फैसला करना है कि किसके हाथों मरना पसंद करोगे। मुझ पर रहम करो। वो गिड़गिड़ाया, क्यों मेरी जिंदगी के दर पे हो गए हो? मुझ पर रहम नहीं आता तो अपना ही ख्याल कर लो। क्या तुम नहीं जानते कि वो कितना खतरनाक आदमी है? वो किराए के गुंडों के बल पर खतरनाक होगा, जबकि मैं अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करने का आदी हूँ। अगर अपनी जिंदगी के लम्हात थोड़े से तवील करना मकसूद हो तो उठो, वरना तुम्हें ठिकाने लगाए देता हूँ। कोठी में तो बहरहाल में दाखिल होऊंगा ही। उसने फैसला करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। अक्लमंद आदमी मालूम होता था, इसलिए उसने मेरे हक में फैसला किया। मैं तुमसे ताउन करने को तैयार हूँ, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मगर उसके बाद इराक में मेरे लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। मुझे उसकी बात पर हैरत हुई। वो बहुत बड़ी बात कह रहा था। अगर अदनान अब्बासी कितना बड़ा गुंडा था, बात बतरे की हद तक होती तो कोई बात नहीं थी, मगर पूरे इराक पर उसकी अमलदारी होना दावते फिक्र देता था। बात की बात बाद में देखी जाएगी, मैंने कहा। फिलहाल तो तुम उठो और मुझे किसी महफूज रास्ते से अंदर ले चलो। वो कराता हुआ उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ एक सिमत चलने लगा। मैं उसके पहलू से लगा चल रहा था। गन मैंने कंधे से लटका ली थी और मेरा हाथ जेब में पड़े हुए पिस्टल के दस्ते पर था।
एक बात याद रखना, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं गोली चलाने में जरा तामिल नहीं करूंगा और तुम खुद अपने पिस्तौल की गोली का शिकार हो जाओगे। उसे खुद भी खूब अंदाजा था कि मुझसे पार नहीं निकल सकेगा। मेरी फुर्ती और जंग वो अपनी आंखों से देख चुका था। कोठी की अकबी दीवार के पास पहुंचकर वो अचानक रुक गया। क्या बात है? मैंने सरगोशी की। तुम रुक क्यों गए? मैं अचानक ही मोहतात हो गया था। मालूम नहीं उसने दिल में क्या ठान लियो। इस किस्म के लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। मैं तुमसे एक सौदेबाजी करना चाहता हूँ, उसने भी सरगोशी में कहा। लेकिन मैं तुमसे कोई सौदेबाजी नहीं करना चाहता, मैं घुराया। तुम इस वक्त मेरे पिस्तौल की जद पर हो। मैं तुमसे सौदेबाजी क्यों करूं? मुझसे ज्यादा इसमें तुम्हारा ही फायदा है, हुसैन ने कहा। मैं तो अपनी जिंदगी की तरफ से मायूस हो चुका हूँ। अदनान हर हाल में मुझे मरवा ही देगा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे महफूज रास्ते से कोठी के अंदर पहुंचा दो और तुम फजूल बातों में पड़ गए। पूरी कोठी में खुफिया कैमरे नस्ब हैं। कोई शख्स भी खुद को पोशीदा नहीं रख सकता। मैं चाहता तो तुम्हें फंसवा सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुमसे सौदेबाजी करके मैं नुकसान में नहीं रहूंगा। कहो क्या कहना चाहते हो? मैंने कदरे बेबसी से कहा। सिर्फ इतना कि अगर तुम यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाओ तो मुझे इराक से निकलने में मदद देना और हो सके तो अपने साथ भी ले चलना। ये कोई ऐसा सौदा तो नहीं जो मुझे नामंजूर हो। मैंने कहा, जिस हद तक भी मेरे बस में होगा मैं तुम्हें जरूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूंगा। मैं तुम्हें मरकजी कंट्रोल रूम में ले चलता हूँ, जहाँ से खुफिया कैमरे और स्पीकर कंट्रोल होते हैं। अगर तुमने वहाँ मौजूद अमले पर काबू पा लिया तो फिर खतरात ना होने के बराबर रह जाएंगे। ठीक है, मैंने फौरन कहा, लेकिन ये ज़हन में रखना कि कोई चालाकी दिखाई तो तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। बसरे का कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो अदनान अब्बासी से वाकिफ ना हो। उसके बावजूद तुमने यहाँ घुसने की जुर्रत की है तो इसका मतलब यही है कि तुम कोई सर फिरे हो। मैं अदनान अब्बासी की दुश्मनी तो मोल ले सकता हूँ, मगर किसी सरफिरे से नहीं उलझ सकता। जिसे अपनी जिंदगी की परवाह ना हो उससे तो डर ही लगता है। अब जल्दी करो, वो मेरी महबूबा को अगवा कर लाया है। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। कंट्रोल रूम के दरवाजे पर 2 मुसल्लह मुहाफिज हर वक्त तैनात रहते हैं। क्या तुम उनसे निमट सकोगे? मुझे खून की नदियां बहानी पड़ी तो उससे भी गुरेज नहीं करूंगा। अपनी महबूबा को अदनान के चुंगल से छुड़ाना मेरा मिशन है। उसके लिए मेरी जान चली जाए तब भी मुझे कोई परवाह नहीं। बस मुझे ये बता दो कि कंट्रोल रूम है किधर? उधर कोने वाला कंट्रोल रूम है, यहीं वो दोनों मुहाफिज पहरा देते हैं। उस दरवाजे से दाखिल होकर हमें सीढ़ियां उतरना पड़ेंगी जो हमें उस तय खाने तक ले जाएंगी जहां कंट्रोल रूम है। उस तय खाने में एयर कंडीशन का निजाम भी नस्ब है जो पूरी कोठी को ठंडक फराहम करता है। हुसैन पूरी तरह ताउन करने पर आमादा था। मैंने उसे समझाया कि उसे क्या करना है। फिर वो मुझे उस तरफ ले गया जहाँ से नीचे जाने का रास्ता था। ये भी कोठी का अकबी हिस्सा था। हम चंद सीढ़ियां चढ़कर बरामदे नुमा जगह पर पहुंचे जहाँ 2 दरवाजे थे और 2 ही मुहाफिज भी टहलते हुए नजर आ रहे थे। तारीकी की वजह से उनके सिर्फ हैवले ही देखे जा सकते थे। चेहरे के नकूश देखना तो शायद करीब से भी मुमकिन ना होता। हम दोनों टहलने किसी अंदाज में उनकी तरफ बढ़े। हुसैन उनसे बातें करने लगा। हमारे दरमियान यही तय हुआ था। मैं जरा सा पीछे रह गया था। हुसैन पर अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैं उसकी तरफ से भी मोहतात था। वो जरा सी भी गड़बड़ करता तो मुझे सिर्फ 3 फायर करने पड़ते। उसके बाद जो भी होता वो बाद में देखा जाता। लेकिन हुसैन ने ऐसा मौका नहीं आने दिया। उसने उन दोनों को करीब बुला लिया और फिर वो अचानक ही मेरी तरफ मुड़कर बोला, अरे ज़ुबैर, तुम वहां क्यों रुक गए? करीब आ जाओ ना। मैं ओले से खनकारता हुआ आगे बढ़ा। मेरा दायां हाथ जो इससे कबल ही जेब से बाहर आ चुका था। अंधेरे के बायस उन लोगों के लिए मेरे अज़ाइम का अंदाजा करना मुमकिन नहीं था। मुझे पहचान तो वैसे भी वो नहीं सकते थे। उनकी इसी बेखबरी से फायदा उठाते हुए मैंने उनमें से एक की गर्दन पर कराटे का वार कर दिया। वो मुंह से आवाज निकाले बगैर नीचे गिरा। दूसरे ने जरा हरकत करने की कोशिश की थी कि मैंने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली। अब उसके पास इतना मौका नहीं था कि वो अपनी गन कंधे से उतार सकता। मेरे दोनों अंगूठे उसके नरखरे पर दबाव बढ़ाते ही चले जा रहे थे। उसने हाथ पैर मारने की कोशिश की मगर मुझे कोई मुस्तर ज़रब ना लगा सका। अचानक अफ्तार और शदीद तकलीफ ने उसका ज़हन माऊफ कर दिया, वरना वो कुछ तो कर ही सकता था। इन लम्हात में भी हुसैन की तरफ से मैं गाफिल नहीं था। जैसे ही मैंने दूसरे मुहाफिज पर हमला किया था वो गिरे हुए मुहाफिज की तरफ झपटा और उसके कंधे से लटकती हुई गन उतारने की कोशिश करने लगा। मैंने कुन्नखियों से उसे देखा और कबल इसके कि वो गन अपने कब्जे में ले पाता मैंने पूरी कुव्वत सर्फ करके मुहाफिज की गर्दन को एक शदीद झटका लगाया और उसे पूरी कुव्वत से पीछे की तरफ धकेल दिया।
वो मरा तो नहीं था मगर अधमुआ जरूर हो गया था। मैं बड़ी फुर्ती से 2 कदम पीछे हटकर उल्टे पैर की एड़ी पर घूमा और मेरे दाएं पैर की भरपूर कुव्वत की ज़रब हुसैन के मुंह पर पड़ी। वो मुहाफिज की गन पर कब्जा करके खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि मुंह पर पड़ी हुई बूट की उस भरपूर ज़रब से दूसरी तरफ उलट गया। उसका मुंह अंदर से बुरी तरह फट गया होगा और कई दांत हिल गए होंगे। उसके मुंह से एक करबनाक आवाज निकली थी और उसे गन का होश भी नहीं रह गया था। गन उसके हाथ से निकलकर फर्श पर फिसलती गई थी। मैं फौरी तौर पर उस मुहाफिज की तरफ पलटा जो सर झटक कर अपने आवाज दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था। उसे संभलने का मौका देना निहायत खतरनाक होता। मैं जरा सा आगे बढ़कर हवा में उछला और उसके मुंह पर फ्लाइंग किक मार दी। वो उछलकर पीछे जा गिरा और मैं जमीन पर पहलू के बल गिरते ही यूं उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया जैसे मेरे जिस्म में स्प्रिंग लगे हुए हों। हुसैन फर्श पर लौट रहा था। उसकी खबर लेना भी जरूरी था। उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की थी। मैं झपट कर उसके सर पर पहुंचा और उसके पहलू में ताबड़तोड़ कई जोरदार ठोकरें रसीद कर दी। हर ठोकर पर उसका जिस्म झटका खा जाता था मगर मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। उसे अंदाजा हो गया था कि अगर उसने जिंदा रहने का कोई मौका हासिल हो सकता है तो वो खामोशी से पिटने की कीमत पर ही हो सकता है। मुंह से आवाज निकालने की सूरत में तो मैं उसे फौरन ही मार देता, खुद मेरे लिए जो खतरा पैदा हो जाता। हुसैन के पहलू में ताबड़तोड़ कई ठोकरें लगाने के बाद मैं फिर मुहाफिज की तरफ मुतवज्जो हुआ जो अब उठ बैठा था और अपने कंधे से गन उतारने ही वाला था। मैं बरकी सूरत से उसके अकब में पहुंचा और उसकी गुद्दी पर बूट से एक नपी तुली ठोकर मार दी। उसकी हालत पहले ही खराब थी इसलिए वह ज़रब से बचने की कोशिश भी नहीं कर सका। ज़रब चूंकि नपी तुली थी इसलिए वो फौरन ही बेहोश हो गया। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं हुसैन की तरफ बढ़ा और वो लर्ज कर रह गया। मुझे मत मारना, उसने कांपती हुई आवाज में फरियाद की। मैं उस पर झुका और उसका गिरबान पकड़कर एक झटके से उसे खड़ा कर दिया। मैं तुम्हें गोली क्यों मारूंगा प्यारे, मैंने दांत पीस कर कहा। मैं तो तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम मेरे हमदर्द जो हो। मैं वादा करता हूँ, उसने हाँफते हुए कहा, तुमसे मुकम्मल ताउन करूंगा। बकवास मत करो, मैं गुर्राया। इससे पहले भी तुम मुझसे इस किस्म का वादा कर चुके हो मगर उसका अंजाम क्या हुआ? तुम क्या समझ रहे थे मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल हो गया हूँ? मुझसे गलती हो गई, वो गिड़गिड़ाया। जान के खौफ ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया था। मैंने पहले ही तुम्हें तंबीह कर दी थी। मैंने उसके गिरबान को झटका दिया लेकिन तुम्हें अकल नहीं आई। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, रहम करो, वो इज़ानी अंदाज में बोला। खुदा के वास्ते मेरी जान मत लो। तुम जैसे लोगों पर खुदा का वास्ता देना जेब नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अब अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने उसका गिरबान छोड़ दिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, उसने सुकून का गहरा सांस लेते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा ये एहसान चुका दूं। मेरे पास वक्त नहीं है हुसैन, मैंने सख्त लहजे में कहा। अगर तुम मुझसे ताउन नहीं करोगे तो मैं अपना रास्ता खुद बनाना भी अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा मुंह बुरी तरह जख्मी है, मेरे लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा है। हुसैन ने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखते हुए कहा, सामने कंट्रोल रूम का दरवाजा है। मैंने जो वादा किया है उसे पूरा जरूर करूंगा। तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं करोगे। मैं बदौर कुव्वत तुमसे हुक्म मनवा रहा हूँ। अब जल्दी से आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। और याद रहे, तुम एक बार मुझे धोखा दे चुके हो, इसलिए मैं तुम पर अब एतबार करने का खतरा मोल नहीं लूंगा। मेरे हाथ में पिस्तौल है जिसका रुख तुम्हारी ही तरफ है। तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गुद्दी में सुराख कर दूंगा। हुसैन कुछ नहीं बोला, खामोशी से पलटा और सामने नजर आने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं मुताहत अंदाज में उसके पीछे चल रहा था। दरवाजे के नजदीक पहुंचकर वो रुक गया। इम्कान यही है कि अंदर कोई मुहाफिज नहीं होगा, उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा। लेकिन उसके बावजूद तुम मोहतात ही रहना। मैं हमेशा मोहतात ही रहता हूँ, मैंने तंदिया लहजे में कहा। ना रहूं तो तुम जैसे पता नहीं कितने हमेशा मेरी ताक में लगे रहते हैं। उसने मेरा तन नजरअंदाज कर दिया। कंट्रोल रूम तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना होगा। मुमकिन है वो हमें देख लें और यह भी मुमकिन है कि उस वक्त वो उस दाखिली दरवाजे को स्क्रीन पर ना देख रहे हों। तुम्हें होशियार करना मेरा फर्ज है। अब तुम जो भी कहो मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं सोच में पड़ गया। उसकी बात माकूल थी। ज्यादा इम्कान इस बात का था कि वो लोग हमें स्क्रीन पर देख लेंगे, फिर उसका क्या तोड़ किया जाए। फौरी तौर पर कोई तदबीर नहीं सुझाई दी। अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे दिल में एक तरकीब है। मुझे सोचो में गुम देखकर हुसैन ने हिचकिचाते हुए कहा, तुमने खुद को एतबार के लायक छोड़ा ही नहीं है।
लेकिन खैर तुम बताओ, मैं देखूंगा कि तुम्हारी तरकीब मेरे लिए किस हद तक काबिल कबूल है। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता हूँ, तुम यहीं रुककर मुझ पर नजर रखो। जब मैं नीचे का दरवाज़ा खुलवा लूँ तो तुम तेजी से नीचे आ जाओ। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम कितनी तेजी का मुजाहरा कर सकते हो। उसके बताए हुए तरीके में रिस्क था, ताम खतरा तो मुझे मोल लेना ही था। ठीक है, मैंने सर हिलाकर रजामंदी जाहिर कर दी और स्टेन गन संभाल ली। तुम नीचे जाकर दरवाज़ा खुलवाओ। हुसैन ने मुड़कर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर बहुत मध्यम रोशनी थी, मगर इस रोशनी में भी मैं साफ देख सकता था। हुसैन सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रहा था। मैं दरवाजे से एक कदम पीछे ही रुक गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर 2 दरवाजे नजर आ रहे थे, एक दाएं हाथ की जानिब और दूसरा सामने की तरफ। हुसैन ने सामने वाले दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कुछ पूछा गया जिसका जवाब उसने दिया, मगर मैं ये नहीं सुन सका कि उसने क्या कहा है। बहरहाल दरवाज़ा खोल दिया गया। यही वो लम्हा था जब मैं हरकत में आ गया। मैंने बहुत तेजी से कई सीढ़ियां फलांगी और 2-3 ही छलांगों में नीचे पहुंच गया। दरवाज़ा खोलने वाले शख्स की समझ में कुछ ही ना आ सका। मैंने उसे स्टेन गन की नाल पर लेकर हाथ बुलंद करने का हुक्म दिया और उसे धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। मैंने हुसैन को दरवाज़ा बंद करने का इशारा किया था। अंदर दबीज कालीन बिछे थे, कमरा एयर कंडीशन था और दीवारों के साथ कद आदम मशीनें नस्ब थी जिन पर मुतअद्दिद इक़साम के डायल और बटन नजर आ रहे थे। कई टीवी भी थे जिनमें से कुछ स्क्रीनें रोशन थी और कुछ तारीख पड़े थे। दरवाज़ा खोलने वाले शख्स के अलावा वहाँ एक शख्स और भी था जो एक कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने मेज पर कहवे की प्याली मौजूद थी और उसकी नजरें टीवी स्क्रीन पर भटक रही थी। उस शख्स ने किसी किस्म की गड़बड़ महसूस करके नजरें उठाई तो उसके होश ही उड़ गए। मैं स्टेन गन समेत कंट्रोल रूम में दाखिल हो चुका था। खामोशी से हाथ उठाकर खड़े हो जाओ, मैं घुर्राया, वरना तुम दोनों को भून कर रख दूंगा। वो बेचरूक चिराग किए बगैर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और मेरे इशारे पर दरवाज़ा खोलने वाले शख्स के बराबर जा खड़ा हुआ। हुसैन मेरे नज़दीक ही मौजूद था। तुम लोगों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मैंने कहा। मेरी दुश्मनी अदनान से है। अगर तुमने मुझसे ताउन किया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दोनों ने इस बात में सारी लाए। वो बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आ रहे थे। शायद पहली बार इस किस्म की सूरत हाल से 2-4 हुए थे। और एक बात, अगर मुझे ताउन नहीं करोगे तो मैं तुम में से किसी से रियायत नहीं बरतूंगा। मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। फौरी तौर पर फैसला करके बता दो कि तुम लोग मुझसे ताउन करने पर आमादा हो या नहीं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। नजरों ही नजरों में कुछ पैगामात का तबादला हुआ और उन्होंने इस बात में सर हिलाकर रजामंदी जाहिर कर दी। अदनान अब्बासी मेरी महबूबा को अगवा करके ले आया है। तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त वो कौन से कमरे में है? वो अपनी ख्वाबगाह में है। उस शख्स ने थूक निकलकर जवाब दिया जिसे मैंने पैनल बोर्ड पर बैठे देखा था। उसके साथ और कौन है? मैंने अगला सवाल किया। सल्वी है और इसके अलावा एक नई लड़की, गालबन वही तुम्हारी महबूबा होगी। क्या यहाँ उसकी ख्वाबगाह का मंदिर देखा जा सकता है? मैंने पूछा। वो जवाब देते हुए जरा सा हिचकिचाया। हाँ, उसने जैसे किसी नतीजे पर पहुंचते हुए कहा। यहाँ से कोठी के हर हिस्से का मंदिर देखा जा सकता है। ठीक है, तुम मुझे उसकी ख्वाबगाह का मंदिर दिखाओ, मैंने फरमाइश की और वो शख्स बड़ी फरमाबरदारी से पैनल बोर्ड की तरफ बढ़ा। ठहरो, रुक जाओ, मैंने ऐन उसी वक्त कहा जब वो एक स्विच की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। उसका बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। क्या बात होगी? उसने पलटकर मेरी तरफ देखते हुए हैरत से कहा। वापस अपनी जगह पर चले जाओ, मैंने उसे घूरते हुए कहा। जो शख्स कई मुआवजों को जेर करके यहाँ तक पहुंचा हो वो तुम जैसों के हाथों बेवकूफ नहीं बन सकता। वो अपनी जगह वापस आ गया। मैं तो तुम्हारी हिदायत पर अमल कर रहा था, उसने बेचारगी से कहा। हम तो खुद तुम्हारे रहमो करम पर हैं, तुम्हें बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? यह बात कती खिलाफ अकल है कि अदनान जैसा शख्स तुम्हें अपनी खुलूवत में झांकने की इजाजत दे देगा। मैंने कहा। तुम मुझे मौका देते सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाता। अगर मैं तुम्हें उसके ख्वाबगाह का मंदिर ना दिखाता तो तुम मुझे मोर्दे इल्जाम ठहरा सकते थे, उसके बगैर नहीं ठहरा सकते। यकीनन उसने कोई ऐसा इंतजाम जरूर कर रखा होगा कि अगर तुम लोग उसकी ख्वाबगाह का मंदिर देखने की कोशिश करो तो उसे इसका इल्म हो जाए। अगर उसने ऐसा कोई इंतजाम कर भी रखा है तो हमें उसका इल्म किस तरह हो सकता है? हम तो मुलाजिम हैं, जितना बताया जाता है उतना ही जानते हैं। ये तजाइल अरफाना किसी और वक्त के लिए बचा रखो। मैंने तुमसे ताउन की दरख्वास्त की थी मगर तुम नहीं माने। तुम्हें चाहिए था कि मुझे इस खतरे से बाखबर कर देते। हमें नहीं मालूम तुमने ये सब मफरूज़े किस बुनियाद पर कायम किए हैं, लेकिन ये बात गलत है कि हम ऐसे किसी इंतजाम से वाकिफ़ हैं। अगर तुम इतने ही बेखबर होते तो अदनान अब्बासी की ख्वाबगाह का मंदिर दिखाने की हदायत मिलने पर तुम्हारे चेहरे पर सुकून के तासरात न फैलते, मैंने ज़हर खुंद लहजे में कहा।
उन दोनों के चेहरे तारीक हो गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि महज इतनी सी बात से इतना बड़ा और फैसला कुन नतीजा भी अक्सर किया जा सकता है। ये हरकत करने से कबल तुम्हें ये सोच लेना चाहिए था कि अगर तुम्हारी वजह से मैं किसी खतरे से दो चार होता तो तुम दोनों भी जिंदा नहीं बच सकते थे। वो दोनों मुंह से कुछ नहीं बोले, बस थूक निकल कर रह गए। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी थी। तुम अदनान के नमक खवार हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा इल्जाम नहीं दूंगा, लेकिन अब तुम पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। हुसैन, इन दोनों को बांधो। हुसैन ने बिजली के तारों के कुछ टुकड़े ढूंढे और उनकी मदद से उन दोनों के हाथ पैर बांध दिए। मैंने मजीद इत्मीनान की खातिर उन दोनों की बंदिशें चेक की और मुतमईन अंदाज में सारी लाता हुआ हुसैन की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम्हें तो मालूम होगा कि अदनान की ख्वाबगाह कौन सी है? मैंने उससे पूछा। मैं तुम्हें उसकी ख्वाबगाह तक ले चलूंगा, हुसैन ने कहा, मगर उसके बाद मेरी जिंदगी की क्या जमानत होगी? उसकी आवाज खौफ से लड़ रही थी। जिंदगी की जमानत तो कोई भी नहीं दे सकता, किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। तुम्हें क्या खतरा है? तुम तो असले के जोर पर मेरी बातें मान रहे हो। मैं यहाँ के मुआफिजों में शामिल हूँ। अगर मैं किसी का आलाकार बन गया तो जाहिर है मेरी अफादियत तो खत्म होकर रहेगी। पहले मेरा काम हो जाए, उसके बाद तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगा। अब चलो, मुझे उसकी ख्वाबगाह तक ले चलो। हुसैन खासा मुस्तरिब दिखाई देने लगा था, मगर उसने कहा कुछ नहीं और कंट्रोल रूम के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस दरवाजे से भी पहुंचा जा सकता है। उस दरवाजे की दूसरी तरफ भी जीने थे जो हमें दूसरी मंजिल तक ले गए। रास्ते में किसी से सामना नहीं हुआ। कोठी के अंदर मुहाफिज नहीं होते, हुसैन ने मुझे बताया। सिर्फ मुलाजमीन होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं और दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। मैंने इस बात में सारी लाया। हम दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे। हुसैन ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। वो अदनान की ख्वाबगाह है। उसने कहा, अब मुझे जाने दो। नहीं, मैंने सख्ती से कहा, तुम मेरे साथ रहोगे उस वक्त तक जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। मेरे पास उसके लिए फुर्सत नहीं थी कि उसकी मायूसी की क्या वजह है। मेरी नजरें तो उस मुलाजिम पर जमी हुई थी जो एक ट्राली धकेलता हुआ अदनान के कमरे की तरफ जा रहा था। ट्राली में पीने पिलाने का सामान सजा हुआ था। मैं और हुसैन रायदारी के मोड़ पर आड़ में थे, इसलिए मुलाजिम हमें देख नहीं सकता था। मैं खामोशी से मुलाजिम को देखता रहा। अदनान के कमरे के दरवाजे पर रुककर उसने 2 बार दरवाजा नॉक किया और दरवाजा खोलकर उसकी ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। उसके कोई 1 मिनट बाद वो ट्राली अंदर छोड़कर वापस बाहर निकला और ख्वाबगाह का दरवाजा बंद करके उसी सिमत में चला गया जिधर से आया था। मैं हुसैन के साथ आड़ से निकल आया और ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंच गया। मुलाजिम की तरह मैंने दरवाजे पर दस्तक देने का तकल्लुफ नहीं किया और अचानक ही दरवाजा खोल दिया। मैंने दोनों हाथों में स्टेन गन संभाल रखी थी जिसकी नाल सामने की तरफ उठी हुई थी। सामने दीवार के साथ सोफे बिछे थे जिन पर सलोमी अदनान बैठे नजर आ रहे थे। शराब की ट्राली उनके सामने मौजूद थी। सलोमी जाम में शराब अंडेल रही थी। दरवाजा यूं खुलते देखकर उन दोनों ने बैक वक्त नजरें उठाई और एक स्टेन गन बर्दार को अपने सामने देखकर उन दोनों के मुंह हैरत से खुल गए। सलोमी जिस पोजीशन में थी उसी में रह गई। यूं मालूम हो रहा था जैसे किसी ने जादू के जोर से उसे पत्थर के मुजस्मे में तब्दील कर दिया हो। नतीजा ये हुआ कि बोतल से शराब जाम में गिरती रही, यहाँ तक कि जाम लबरेज हो गया और उसके बाद शराब ट्राली में गिरने लगी, मगर सलोमी के जिस्म में जुम्बश तक न हुई। अदनान अब्बासी हड़बड़ाकर सोफे से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर भी बेयकीनी की कैफियत थी और उसके दोनों हाथ खुद ब खुद बुलंद हो गए थे। मेरे होंठों पर एक शफाक मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। हुसैन मेरे बराबर खड़ा थर थर कांप रहा था। ट्राली पर गिरने वाली शराब अब ट्राली से बहकर फर्श पर बिछे कालीन तक पहुंच गई थी। मुझे पहचाने अदनान? मैंने बदकाना अंदाज में कहा। मैं वही हूँ जिसे तुमने जान से मार देने की धमकी दी थी। अदनान ने जवाब में कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर उसके होंठ कांप कर रह गए। उसकी ये हालत देखकर मैंने एक जोरदार कहका लगाया और कमरे में दाखिल होने के लिए कदम उठाया, लेकिन कमरे में पूरी तरह दाखिल होने से कबल ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे हाथों पर क़यामत टूट पड़ी हो। खुसूसन मेरा दायां हाथ बुरी तरह झुंझुना उठा था, जिससे मैंने स्टेन गन पकड़ रखी थी। ख्वाबगाह में एक मुहाफिज दीवार के साथ लगा खड़ा था। जैसे ही स्टेन गन की नाल कमरे में दाखिल हुई, उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन लठ की तरह घुमाकर पूरी कुव्वत से मेरी स्टेन गन पर रसीद कर दी। मेरे हाथ से न सिर्फ स्टेन गन निकल गई थी, बल्कि मैं अपने हाथ को बुरी तरह झटकने पर मजबूर हो गया था। कमरे में अदनान अब्बासी का कहका गूंज रहा था। दरवाजे के खुले हुए पट के अकब से एक और मुहाफिज बरामद हुआ और अब मैं 2 स्टेन गनों की जद में था। मैंने तुम्हें मुतनब्बे किया था, मगर तुम नहीं माने। अदनान ने अपने हाथ गिराते हुए कहा, अब तुम मेरे चुंगल में हो, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। मैं सन्नाटे के आलम में खड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था कि बिसात किस तरह उलट गई।
ख्वाबगाह में मुआवजों की मौजूदगी समझ में ना आने वाली बात थी। ये बात तो वादे थी कि कुछ देर कबल अदनान अब्बासी और सलोमी के चेहरों पर जो तासरात नजर आए थे वो मसनूई थे। उन तासरात का हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं था। सलोमी को होंठों पर मुस्कुराहट थी और वो कुर्बान हो जाने वाली नजरों से अदनान को देख रही थी, जबकि अदनान की तमाम तर तवज्जो का मरकज मैं था। तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, मैं अपने मेहमानों का शायाने शान इस्तकबाल करने का आदी हूँ, अदनान ने मुझसे कहा। फिर उसने हुसैन की तरफ देखा और खून ख्वार लहजे में बोला, दफे हो जाओ। हुसैन दुम दबाकर दफा हो गया और मैं ख्वाबगाह के अंदर दाखिल हो गया। ख्वाबगाह में बाईं जानिब जहाजी साइज का डबल बेड दीवार के साथ लगा हुआ था, जो दरवाजे से नजर नहीं आ रहा था। सोनिया बेड पर बंधी पड़ी थी और उसके मुंह में एक रुमाल ठुनसा हुआ था। मुझसे अभी तक हाथ उठाने को नहीं कहा गया था। ख्वाबगाह में विस्की की तेज बू फैली हुई थी। गालिबन तुम्हें अंदाजा होगा कि अदनान अब्बासी, अदनान ने मदरकाना लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि अली हमाद कितनी बड़ी बला है। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, इस बला की जेब से पिस्तौल निकाल लो सलोमी, ये हकीकत है कि ये शख्स वाकई किसी बला की मानद है। अदनान ने कहा, गालिबन मेरे सुकून ने इसके असाब को मुतासर किया था। गालिबन मेरे सुकून ने उसके असाब को मुतासर किया था। सलोमी ने आगे बढ़कर मेरी जेब से पिस्टल निकाल लिया। तुम्हारे मुंह से अपने दुश्मन की तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगा, सलोमी ने मुंह बनाकर कहा। बासलाहियत लोगों की तारीफ ना करना बुखल होता है सलोमी, क्या तुमने मुझे किसी भी मामले में बखील पाया है? अदनान अब्बासी ने कहा, मैं भी बहुत दरिया दिल हूँ सलोमी डियर, मैंने लफंगे स्टाइल में कहा। दरिया दिल में बेरा सानी मिलना मुश्किल है। सलोमी ने मुझ पर सर से पैर तक एक नाकदाना निगाह डाली। अगर तुम ऐसे ही दरिया दिल होते तो आज यूं तनहा ना होते। अदनान की तरह तुम्हारे भी बहुत से जान निसार होते और बहुत बड़ा कारोबार होता, कारें और कोठियां होती। मैंने तंदिया लहजे में कहा, ऐसी दरिया दिली ना देखी ना सुनी जिसमें आदमी करोड़पति बन जाए। दरिया दिली तो ये होती है कि आदमी करोड़ों का होते हुए भी मुफलिस हो, बुरी तरह कलाश हो। अगर आदमी वाकई दरिया दिल हो तो कुछ भी पस अंदाज नहीं कर सकता। अगर आदमी वाकई दरिया दिल हो तो कुछ भी पस अंदाज नहीं कर सकता। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, अदनान बोला, और मैं तुम जैसे लोगों का कदरदान भी हूँ। मैंने एक नजर सोनिया पर डाली जो मेरी तरफ देखकर पलकें झपका रही थी। उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ मायूसी और खौफ की झलकियां भी दिखाई दे रही थी। क्या इस बेदर्द लड़की से तुम इस कदर खौफजदा हो कि तुमने उसे यूं बांध कर डाल रखा है? मैंने सोनिया की तरफ इशारा करके अदनान से कहा। ये धींगा मुश्ती करने पर उतर आई थी। अदनान बोला, अब तुम आ गए हो तो मेरा ख्याल है ये कदरे पुरसुकून हो जाएगी। उसने एक मुहाफिज को इशारा किया और उसने आगे बढ़कर सोनिया की बंदिशें खोल दी। उसके मुंह में ठुनसा हुआ रुमाल निकाल दिया गया। सोनिया अपने हाथ पैर सहलाती हुई बेड पर उठ बैठी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अली, सोनिया ने खौफजदा लहजे में कहा। अब तुम्हारी भी खैर नहीं है। एक आजाद आदमी की हैसियत से मैं अपने हर फेल का जिम्मेदार खुद हूँ। मैंने महसूस किया कि तुम्हें अंदाज के चुंगल से निकालना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं यहाँ आ गया और अब तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। सलोमी जहरीले लहजे में बोली। इराक में रहते हुए अदनान से बचना महाल है। अली हमाद ने कभी बेबस होना नहीं सीखा, मैंने बड़े सुकून से कहा। अदनान को गालिबन आज तक कोई ढंग का मद्दे मुकाबिल मिला ही नहीं। अचानक अदनान ने हाथ के इशारे से दोनों मुआफिजों को वहां से चले जाने को कहा और वो दोनों मुअद्दब अंदाज में सर झुकाकर ख्वाबगाह से बाहर चले गए। अदनान की सरकत पर सलोमी और सोनिया को तो हैरत हुई ही थी, खुद मैं भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सका था। ख्वाबगाह से बाहर जाते हुए वो मेरी स्टेन गन भी उठाकर ले गए थे। मैं कुछ भी सही अली हमाद मगर कदर नाशिनास नहीं हूँ। मुहावजों के जाने के बाद उसने मुझसे कहा, अगर तुम मेरे लिए काम करना मंजूर कर लो तो मैं सोनिया को रिहा करने पर आमादा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? सलोमी उछलकर सोफे से खड़ी होगी। सोनिया को किसी कीमत पर रिहा नहीं किया जा सकता, ये मेरी आन का मसला है। उसके साथ तुम जो चाहो सलूक करो। अदनान ने सलोमी को खुशमगीन नजरों से घूरा। तुम्हारे लिए मुनासिब यही है कि इस गुफ्तगू में दखल अंदाजी ना करो, उसने कहा। फिर दोबारा मुझसे मुखातिब हुआ, हाँ तो तुम्हारा जवाब क्या है? अली हमाद नाकाबिल फरोख्त है अदनान, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। तुम गलत किस्म की बात कर रहे हो, ये सौदा नहीं हो सकेगा। मैंने तुम्हारी कीमत तो नहीं लगाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो दोस्ताना माहौल में बात कर रहा हूँ। मेरी नेक नीति का सबूत ये है कि मैंने अपने मुआवजों तक को बाहर भेज दिया है। कुछ ही देर कबल रॉयल क्लब में तुम मुझे धमकियां दे रहे थे और अब दोस्ताना माहौल में बात कर रहे हो।
क्या ये अजब बात नहीं? मैंने कहा। उस वक्त तक मैं तुम्हारी सलाहियतों से बेखबर था। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने बासलाहियत हो तो उसी वक्त तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता। तुमसे मेरी दुश्मनी की वजह यह है कि तुमने सोनिया पर हाथ डाला। अगर तुम इसे छोड़ दो तो हमारे दरमियान कोई दुश्मनी बाकी नहीं रह जाएगी। बैठ जाओ वली हमाद और मुझको अपने बारे में बताओ, तुम कौन और करते क्या हो? मैं निहायत इत्मीनान से सलोमी के बराबर जा बैठा, जो हालात की इस नई करवट पर सन्नाटे के आलम में खामोश बैठी थी। मैं एक आवारा आदमी हूँ अदनान, मेरा कोई ठिकाना नहीं है और मैं कोई काम मुस्तकिल तौर पर करने का आदी नहीं हूँ। लेकिन तुम अपने आप को जाया कर रहे हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगा, तुम शहजादों की तरह जिंदगी बसर करोगे और उसके इवज मुझे क्या करना होगा? मैंने यूं कहा जैसे मैं नीम रजामंद हो गया हूँ। मैं तुमसे ज्यादा काम नहीं लूंगा। मुझे नीम रजामंद देखकर वो खुश हो गया। बस तुम्हें मेरे बाज कारोबारी मामलात की देखभाल करना होगी और तुम पूरी तरह खुद मुख्तार हो गए। अपनी तमाम तर खुद मुख्तारी के बावजूद मुझे तुम्हारे अहकामात की तामील करना होगी। मैंने कहा, वो तो जाहिर है तुम मेरे लिए काम करोगे तो पॉलिसी मेरी ही होगी ना? अदनान बोला। इस गुफ्तगू के लिए ये मौका मुनासिब है अदनान। जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था उसके अलावा फिलहाल और कोई काम नहीं कर सकूंगा। ठीक है, ये मामला हम बाद में तय कर लेंगे, लेकिन अदनान के घर से कोई यूं ही नहीं वापस जा सकता। क्या पियोगे? ये तुम्हें धोखा दे रहा है अदनान। सलूमी गुर्राई। सोनिया को लेकर निकल जाएगा तो फिर इसका हाथ लगना भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने तुम्हें गुफ्तगू में दखल अंदाजी करने से मना किया था, अदनान ने बड़े खराब लहजे में कहा। तुम्हारी दोस्त होने की हैसियत से मेरा फर्ज है कि तुम्हें खतरात से खबरदार करती रहूं, सलूमी ने कहा, मगर अब उसके लहजे में दमखम बाकी नहीं रह गया था। मुझ में इतनी सलाहियत है कि अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकूं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि घर चली जाओ। अदनान उठा और दीवार पर नस्ब इंटरकॉम पर किसी से राब्ता कायम किया। सलूमी गेट पर आ रही है, उसने इंटरकॉम के रिसीवर में कहा, इसे घर छोड़ाओ। वो इंटरकॉम का सिलसिला मुनक़ते करके सलूमी की तरफ मुड़ा, मगर वो पहले ही पैर पटकती हुई ख्वाबगाह के दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। हाँ, अब बताओ तुम, अदनान ने सुकून का सांस लेते हुए कहा, क्या पीना पसंद करोगे? चाय, कॉफी या कैफे में से जो चीज भी आसानी से मुयस्सर आ जाए, मैंने कहा, और अदनान के चेहरे पर हैरत के तासरात बिखर गए। मेरे पास उम्दा किस्म की शराबों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। इतनी उम्दा शराबें तुमने कभी चखी भी नहीं होंगी। तकल्लुफ मत करो, बेतकल्फी से बताओ। इस मामले में मेरा जाती ज़ौक़ बड़ा खराब है। मैंने आज तक कोई सी भी शराब नहीं चखी। ओह खोया, तुम पीते ही नहीं हो? खैर फिर तो मजबूरी है, मैं तुम्हारे लिए काफी ही मंगवा लेता हूँ। अदनान ने इंटरकॉम पर काफी का ऑर्डर दिया और मैंने सोनिया को सोफे पर अपने पास आने का इशारा किया। वो अभी तक खौफज़दा थी। उसे अदनान के बदले हुए अंदाज पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बहुत डरते हुए उठी और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। काफी का ऑर्डर देने के बाद अदनान ने कहा, क्या तुम आज पहली बार रायल क्लब आए थे? सोनिया को तो मैंने अक्सर वहां देखा है, मगर बदकिस्मती से कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, हालांकि मुझे बड़ा इश्तियाक था। आज भी सलोमी की आड़ में तुम अपने दरीना इश्तियाक की तकमील करना चाह रहे थे, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। अदनान ने मुझे गहरी नजरों से देखा। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। अगर मामला किसी और का होता तो शायद मैं सलोमी को टाल देता। सलोमी ने तुमसे कुछ सोचकर ही मदद तलब की होगी, मैंने पूछा। उसे तवक्को रही होगी कि तुम उसकी मदद जरूर करोगे। मुमकिन है तुम इस बात से वाकिफ हो या शायद ना जानते हो कि 10 साल कबल मैं एक आम जराइम पेशा शख्स था। मेरी हैसियत बहुत मामूली थी। सिर्फ बच रही में मुझ जैसे जराइम पेशा अफराद की तादाद हजारों में तो जरूर रही होगी। उन दिनों सलूमी भी एक मामूली दर्जे की तवाइफ हुआ करती थी। सलूमी से मेरी शनासाई उन्हीं दिनों से है। अब तो उसने बहुत सही आदमी से मदद तलब की, लेकिन 10 सालों के मुख्तसर अरसे में तुम्हारी इतनी तरक्की समझ में नहीं आती। उसमें मेरी जहानत को दखल है, अदनान ने फखरिया लहजे में कहा। मैं बास पार्टी में शामिल हो गया था। एक इनकलाबी पार्टी होने के नाते उस दौर में पार्टी को मुझ जैसे अफराद की शदीद जरूरत थी। मैंने मुख्तसर से अरसे में पार्टी के लिए ऐसी खिदमात सर अंजाम दी कि मैं पार्टी की नाक का बाल बन गया। मैंने पार्टी के खिलाफ होने वाली कई साजिशें बेनकाब की और पार्टी के कई मुखालफिन को ठिकाने लगाने में अहम किरदार अदा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे हुकूमत की तरफ से मराद मिलना शुरू होंगी और मैंने उनसे भरपूर फायदा उठाया। यही मेरी तरक्की का राज है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, तरक्की के इस सफर के दौरान सलूमी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा होगा। ये अंदाजा तुमने कैसे लगा लिया? अदनान ने हैरत से पूछा। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो खुद गरज भी है और मौका परस्त भी। अगर उसे कोई उम्मीद नजर आई होगी तो उसने इससे फायदा जरूर उठाया होगा। इसके अलावा वो तुमसे जिस अंदाज में बात करती है उसे जाहिर होता है कि उसे तुम पर बहुत मान है। ऐसा उसी वक्त होता है जब कोई किसी के लिए कुछ करता है